नमस्कार दोस्तों, मौर्यवंश यार्ड पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 चैप्टर 1 के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें हमें जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, मिडिल क्लास कौन थे, फिलोसफर जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या अहम भूमिका निभाई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्ट कैसे हुई, आउटब्रेक उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, फिर उसके बाद फ्रांस कैसे मोनार्की बना, रिजाइन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी रूल, वुमेन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट किया गया था और ये मिडिल क्लास लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो रिवॉल्यूशन था उसे मोनार्की के खिलाफ किया गया था, जिसके बाद इस रिवॉल्यूशन का रिज़ल्ट हमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी ये सारे चीज़ देखने को मिले थे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रिवॉल्यूशन जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था ब्रिस्टल के किले से। यहाँ पर से 7-8 लोगों को जो है जेल से भगा दिया गया था, जिसके कारण लोग इसे बिल्कुल नापसंद कर रहे थे और इससे उससे उस जो किला था उसे भी उन्होंने बहुत ही तहस नहस कर दिया था। तो टॉपिक 1 में बोल रहा है काउजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण क्या था? तो सबसे पहला काउज दिया सोशल काउजेस। तो इसमें क्या हुआ था, सोसाइटी जो 18 सेंचुरी के लेट में क्या हुआ था, एक टर्म आया है बुक में जिसका नाम है ओल्ड रिगामे, जिसका मतलब बता रहा था कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी 1789 के पहले कैसी थी उसको हम लोग डोनेट करेंगे ओल्ड रिगामे से। तो उस समय क्या था कि जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कलर्गी ग्रुप आते थे जिसमें से वो लोग आते थे जो चर्च से जो रिलेटेड होते थे। सेकेंड स्टेट में वो लोग आते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेटर से जो फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन थी उससे रिलेटेड होते थे। और थर्ड स्टेट वो थे जो नॉर्मल लोग जो सोसाइटी के थे, जैसे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर, पीजेंट एंड आर्टिशियन, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट, ये सारे थर्ड स्टेट में थे। और इसमें एक और बात याद करने लायक है कि ये जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट, इन्हें फ्रेंच सोसाइटी में टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे और सिर्फ टैक्स भरता कौन था, थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स भरना पड़ता था। अब चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया कि फर्स्ट टू स्टेट्स जो थे उन्हें टैक्स नहीं भरने पड़ते थे। वो लोग अपने प्रिविलेजेस को एंजॉय करते। प्रिविलेज का सिंपल सेंस होता है विशेषाधिकार, मतलब कि उन्हें जन्म से ही एक विशेष अधिकार दिया जाता था जिसके कारण वो टैक्सेस को नहीं भरते थे। सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग जो ही थे वो ही सिर्फ टैक्सेस को पे करते थे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी पे करते थे। जैसे डायरेक्ट टैक्स जो होते थे उन्हें टाइल कहा जाता था, जिस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे वो जो है एवरीडे कंजप्शन जैसे साल्ट और टबैस्को पर लगाया जाता था। मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स थी उसे टाइल कहा जाता था और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लिए जाते थे वो डेली यूजेस में आने वाले चीज़ों पर लगाया जाता था, जैसे कि नमक इत्यादि, इन सारी चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने देखा टाइल के बारे में, अब हम देखते हैं एक ऐसा टैक्स एक और होता था जिसे हम बोलते थे टीथ जो कि कलेक्ट करते थे चर्च के लिए। मतलब कि ये जो है चर्च के लिए कलेक्ट किया जाता था पीजेंट के लिए। तो कलर्गी और नोबिलिटी जो थे वो टोटल पॉपुलेशन में 10% ही थे, और लेकिन इन्होंने क्या किया था, 60% लैंड, मतलब कि टोटल में 60% लैंड को जो है कंज्यूम करके रखा था, मतलब कि अपने अंडर किए हुए थे। थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन जो थी 90% थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 40% ही ज़मीन दी गई थी।
मतलब कि कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि जो फ्रेंच सोसाइटी में थी, वहाँ पर क्लर्की और नोबिलिटी के पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी उन्हें ज़्यादा ज़मीन दी गई थी। और थर्ड स्टेज जो कि वर्किंग क्लास थी, जो कि ज़्यादा काम किया करते थे, उनको सिर्फ 40% ही दी गई थी, क्योंकि जबकि वो लोग जो है 90% पॉपुलेशन अपना आधा करते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा आता है इकोनॉमिक काउजेस। तो इसमें से सबसे पहला है हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या था कि जो धीरे धीरे क्या हो रही थी, फ्रेंच सोसाइटी जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अबाउट 23 मिलियन से 28 मिलियन पहुंच गया। मतलब कि 1715 ईस्वी में और 1739 में 1789 में हुआ क्या था कि पॉपुलेशन जो थी 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। फिर अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी, वहाँ पर फूड ग्रेन्स इत्यादि इन सारी चीज़ों की भी कमियाँ होने लगी थी, जिसके कारण जो है प्राइजेस ऑफ फूड थे वो डायरेक्टली बढ़ते जा रहे थे। सिंपल सी मीनिंग में यह कहें कि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे फूड ग्रेन्स जो है वो सोसाइटी में कम होती जा रही थी, जिसके कारण उसके प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे। इसी को सिंपल वर्ड में सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। जब किसी भी प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा हो लेकिन वो मार्केट में कम उपलब्ध होते हैं, उसी समय ये सबसिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला है कि बहुत सारे वर्कर्स जो है वर्कशॉप, दुकानों में या खेतों में किसी भी तरह से काम किया करते थे, लेकिन उन्होंने क्या देख रहे थे कि वो दिन भर काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके जो है उनके वेजेस में जो है कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मतलब कि उनका जो प्राइस है काम करने का, लेबर चार्ज है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, जिसके कारण वो लोग जो है अनसेटिस्फाइड थे, नाराज़ थे। अब इसमें और एक मुसीबत और आ गई कि जैसे हमने पीछे देखा कि फ्रेंच सोसाइटी में सब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइजेस जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी बीच आता है फ्रेंच सोसाइटी में एक अकाल, जिसके कारण क्या हुआ कि सारे फूड जो क्रॉप्स जो थे वो सारे बर्बाद हो गए। जिससे हुआ क्या, फूड ग्रेन जो है बर्बाद हो गई। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब कि धीरे धीरे और जो है वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगे। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा कारण है पॉलिटिकल काउजेस। इसमें हुआ था क्या कि 1774 में लुई 16 जो है, अब लुई 16 जो है देखता है कि उसका सारा खजाना जो है खाली है। और ये खाली क्यों था, क्योंकि जो फ्रांस है बहुत ही लंबे समय से युद्ध हो रहे थे, जिसके कारण फ्रेंच का जो शाही खजाना था वो सारा ख़त्म हो गया था। अब हुआ क्या कि जब लुई 16 राजा बना था, तो उसके अंडर में क्या हुआ, उसके अंडर में फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, मतलब कि अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करवाने में उसने बहुत ही मदद की। और इसी के कारण उसकी दुश्मनी ब्रिटेन से साथ हो जाती है और उस पर 1 बिलियन लीबर का कर्ज हो जाता है। अब वो कर्ज जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन हो गया। मतलब कि कहने का सिंपल सी मीनिंग है कि जब लुई 16 राजा बनता है, तब वह देखता है कि उसका शाही खजाना जो खाली है, और ये खाली हुआ इसलिए क्योंकि फ्रांस ने मतलब कि 13 सालों तक, 13 साल नहीं, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को छुड़ाने में मदद की, और जिसके कारण ब्रिटिश से उसकी दुश्मनी हुई और उसने जो है वॉर लड़ने के लिए 1 बिलियन लीबर जो है कर्ज लेकर रखा था, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, हो सकता है कि ये लीबर क्या होता है, लीवर्स क्या होता है। तो ये थे फ्रांस सोसाइटी में चलने वाली एक करेंसी थी उस समय की। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब लुई 16 ने क्या देखा कि वो तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था, और उसकी जो महल था पैलेस ऑफ वर्साइलेस, जो कि उसका राजमहल था, उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस खोजता था। मतलब कि वो ज़्यादा समय से उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी, जिसके कारण उस पर पैसे लगते थे। और ये उसे जो है आर्मी को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट को मेंटेन करने, गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया।
मतलब कि राजा का जब शाही खजाना खाली हुआ तब उसने देखा कि अब तो उसे ही सारे कुछ चीज़ करने हैं, मतलब कि आर्मी को मेंटेनेंस भी करना है, कोर्ट स्कूल ऑफिस उसी को चलाने हैं। इसके लिए पैसे लाने के लिए उसने क्या किया कि जो सोसाइटी थी उसमें टैक्सेस को और इंक्रीज़ कर दिया। तब अब आगे क्या हुआ, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे फिर क्या हुआ कि अब धीरे धीरे सोसाइटी में मिडिल क्लास आने लगे। अब मिडिल क्लास कौन थे, तो मिडिल क्लास वो लोग थे जो कि ना ही ज़्यादा पुअर थे ना ही ज़्यादा अमीर थे, वो मिडिल में आते थे। और उनके पास एक ऐसी, मतलब कि वो जो है उनके पास एजुकेशन भी होती थी, हायर एजुकेशन उनके पास थी, जिनके कारण उन्होंने अपने सोसाइटी में देखा कि वे लोग जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो मिडिल क्लास लोग थे वो जो थे अपने अमीर थे, और वो लोग जो ओवरसी ट्रेड्स किया करते थे, अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे और बहुत सारे प्रोफेशन करते थे, और उनके पास एजुकेशंस भी अच्छी खासी थी। और ये लोग जो है ये नहीं मानते थे कि किसी के पास भी प्रिविलेज बर्थ से ही विशेष अधिकार हो। आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो कि हमारे उस फ्रेंच सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे फिलोसफर आए जिन्होंने इस मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोग और एग्रेसिव हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे राजा के शासन पर। अब देखते हैं कुछ फिलोसफर के कंट्रीब्यूशंस क्या थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आते हैं जॉन लोके। इन्होंने एक बुक लिखा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस बुक का नाम था ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट जो है सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट कर रखी है। जैसे कि हमने फ्रेंच सोसाइटी के जब डिवीज़न पढ़ा था तो उसमें देखा कि सोसाइटी तीन हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें से दो को ही टैक्सेस पे करने पड़ते थे, नहीं करने पड़ते थे, और एक को टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरे फिलोसफर आते थे रूसो, जीन जोसेफ रूसो। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उन्होंने राजा और गवर्नमेंट और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में उन्होंने कुछ लिखा था। इन्होंने सिंपल से इस बात बताया, तो इसमें उन्होंने लिखा था, रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में कि कैसे गवर्नमेंट जो है लोगों के बीच दो मतभाव करती थी, मतलब कि दोनों के बीच अलग अलग भावनाएं रखती थी। अब अगले फिलोसफर की बात करते वो आते हैं मोनेस्ट्रीज। उन्होंने एक बुक लिखा द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इन्होंने इसमें क्या बताया था, इन विच ही प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन अ गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड करने की बात रखी थी, जिसमें आते थे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तब अब आगे चलते हैं। अब आता है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहाँ से रिवॉल्यूशन जो है आगे की ओर बढ़ता है। तब होता क्या है कि लुई 16 जो है स्टेट जनरल की असेंबली बुलवाती है। लुई 16 ने एक स्टेट जनरल की असेंबली बनवाती है 5 मई 1789 को। किस पर बुलवाती है, तो जैसे कि हमने पीछे देखा था कि लुई 16 ने टैक्सेस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते ही जा रहा था, और जिसके कारण लोग थर्ड स्टेट्स के लोग जो थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने स्टेट असेंबली बुलवाने की मांग रखी थी राजा के सामने। तो राजा ने क्या किया कि स्टेट जनरल को बुलाया और एक मीटिंग रखवाई, और ये कब करवाया था, 5 मई 1789 को। तो उसमें होता था क्या कि हर एक स्टेट जो है अपने अपने तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है भेजा करते थे। जैसे फर्स्ट स्टेट जो थे वो 300 भेजेंगे, सेकंड स्टेट जो थे वो 300 भेजेंगे, और थर्ड स्टेट जो है वो 300 भेजेंगे। जिसके कारण हुआ क्या कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलकर जो है 600 आदमी हो गए, और थर्ड स्टेट मिलकर 300 ही हुए। अब टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही थी, जिसमें क्या था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स तो भरना पड़ता नहीं था, जिसके कारण उन्होंने राजा की बात में सहमति जताई और बोला कि हाँ टैक्सेस को बढ़ने चाहिए, लेकिन थर्ड स्टेट तो नहीं थे, जिसके कारण थर्ड स्टेट वाले लोग जो है वहाँ असेंबली से गुस्से होकर चले गए।
अब गुस्सा होकर वो लोग वहाँ से क्या हुआ, चले गए। अब आगे देखते क्या हुआ। तो यहाँ पर वही सब लिखा कि थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने तरफ से एजुकेटेड मेंबर्स, पीजेंट, आर्टिशियन, वुमेन्स, इन सभी लोगों को असेंबली में भेजा था। तो वोटिंग होती है जिसमें रिजल्ट आता है कि टैक्सेस को बढ़ा देने ही चाहिए। तो इसके बाद हम आगे देखते क्या क्या हुआ था। अब क्या हुआ कि जब थर्ड स्टेट्स के लोगों ने जो है राजा के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर रिजेक्ट कर दिया और वो लोग असेंबली को छोड़कर चले गए। और फिर उन्होंने क्या किया, 20 जून को थर्ड स्टेट ने क्या किया कि एक इंडोर टेनिस कोर्ट में क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। और ये मीटिंग बुलाई थी टेनिस कोर्ट में बुलाई थी, जहाँ पर उन्होंने एक नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की और उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया फ्रांस के लिए, जिसमें उन्होंने मोनार्क के पावर को सीमित रखा। मतलब कहने का मतलब कि 20 जून को लोगों ने टेनिस कोर्ट में गए और उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए बनाया, जिसमें सभी लोगों में पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब उसी में एक आते हैं मीरबाऊ और अवेसियस जो थे, उन्होंने इसे लीड किया था, थर्ड स्टेट की इस मीटिंग में लीड किया था। तो नेशनल असेंबली वाज बिजी एट द वर्सली। अब क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी वो अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज इन ट्रबल। अब बाकी बचे जो फ्रांस के लोग थे जो थे वो परेशान थे, क्योंकि वहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस तो हो रही थी, प्राइजेस बढ़ रहे थे। सर्वर द विंटर। अब क्या हुआ कि एक और वहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट हुई कि विंटर का मौसम आया और फूड के क्रॉप्स जो थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके कारण महंगाई और बढ़ गई। पहले से तो महंगाई थी ही, टैक्सेस बढ़ ही रहे थे, और फिर से क्या हुआ कि क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए और क्रॉप डिस्ट्रॉय होने के बाद प्राइसेस फिर से बढ़ गए। जिससे हुआ क्या, बेकर्स ऑल्सो हॉर्टेटेड सप्लाई ऑफ ब्रेड मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। अब हुआ क्या कि जो लोग थे वहाँ के जो ब्रेड बेचा करते थे, उन्होंने अपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ब्रेड के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया था। आगे देखते हैं अब। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर ऑफ द लॉन्ग क्यू। अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो अब ब्रेड खरीदने जाते थे बेकरी पर, अब बहुत ही लंबे लाइन में लगना पड़ता था, जिसके कारण औरतें वहाँ की जो थी वो गुस्सा हो गए और शॉप को जाकर लूट लिया। एट द सेम टाइम, इसी समय राजा ने क्या किया, द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव टू पेरिस। राजा ने ऑर्डर दिया एक झुंड को, जिसमें उन्होंने पेरिस जाने के लिए कहा। ऑन जुलाई 14 द एग्रीटेटेड क्राउड स्ट्रॉम द डिस्ट्रॉय द ब्रिस्टल। अब उसमें क्या हुआ कि 14 जुलाई को कुछ लोग जिन्हें राजा ने भेजा था, उन्होंने ब्रिस्टल पर डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि अटैक किया। आगे देखते हैं अब आगे क्या हुआ। ड्यू टू फियर, पीजेंट इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक द कोस्टल नोबल, लूटेड द हार्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड। अब क्या हुआ कि पीजेंट्स जो थे बहुत सारे जिन्होंने अटैक किया था, जैसे नोबल्स और क्लर्की के लोगों के साथ क्या किया कि उन्होंने उनके सारे अनाज को लूट लिया, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्हें जला दिया, सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ द नोबल्स फेल्ड देयर होम्स एंड मैनी माइग्रेट इन नेबर कंट्रीज। और बहुत सारे इसके कारण क्या कि बहुत सारे नोबल्स जो थे, नोबिलिटी के लोग, उन्होंने इस अपने देश को छोड़ दिया और अदर कंट्रीज मतलब नेबरिंग अड़ोस पड़ोस के देशों में जाकर रहने लगे। अब फिर क्या हुआ, लुईस 16 ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया, नेशनल असेंबली को मान लिया और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस जो भी था नेशनल आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, उसमें हमने क्या क्या देखा कि जो सोसाइटी थी वहाँ पर लोगों ने ब्रिस्टल पर अटैक किया, जिसके कारण वहाँ के बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लोगों ने अटैक किया और वहाँ के प्रिजनर्स को छुड़ा दिया, बहुत सारे शॉप्स को लूट लिए। पीजेंट्स ने क्या किया कि सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जला दिए, दुकानों को लूट लिया। और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स जो थे वो क्या हुए
कि माइग्रेट कर गए, जिससे राजा को लगा कि अब हो सकता है कि वो अगला जो लोग थे उस पर भी अटैक कर सकते थे, जिसके कारण उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया। अब आगे देखते हैं अब आगे क्या हुआ। तो 4 अगस्त 1789 फ्रांस ने फ्यूडल सिस्टम को जो है ऑब्लिगेशन लगा दिया। मतलब कि 4 अगस्त 1789 को जो जितने भी फ्रांस पे थे उसमें फ्यूडल सिस्टम्स और टैक्सेस पर ऑब्लिगेशंस लगा दिए। द मेंबर ऑफ द क्लर्गी वेर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। और क्लर्गी के जो मेंबर्स थे उन्हें फोर्स किया गया ताकि वो अपने प्रिविलेजेस विशेष अधिकारों को छोड़ दें। टीथ को भी एबोलाइज कर दिया गया और जो लैंड जो चर्च के नाम पर सर्टिफाइड थे उन्हें भी छीन लिया गया। अब फिर देखते हैं अब आगे क्या हुआ। अब हुआ क्या कि जब राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता प्राप्त करवा दी तो अब जो फ्रांस सोसाइटी थी वो क्या बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तब अब अगला टॉपिक भी हमारा है, फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट। मतलब कि जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो 1791 में कंप्लीट किया और मोनार्क जो राजा की शक्तियाँ थी उस पर लिमिट लगा दी, एक सीमा तय कर दी। जिसमें अब हुआ क्या कि जब द पावर वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो पावर थी उसे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो कि टोटल पावर जो था राजा ने लिया था उन्हीं पावर को अब 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विच मेड फ्रांस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जिसने क्या किया, फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। तो अब आगे क्या हुआ, चलिए उसे भी अब देखते हैं। The Constitution of 1791 gave the power of making law। अब क्या हुआ, 1791 के जो लॉ थे अब फिर क्या हुआ 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन गेव द पावर ऑफ लॉ मेकिंग इन द हैंड ऑफ नेशनल। अब जितने भी नेशनल असेंबली के हाथ में जितने भी लॉ बनाई जाती थी वो नेशनल असेंबली के हाथों में वो सारी पावर आ गई थी, जिसके कारण विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए जा रहे। द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ इलेक्टर विच इज़ चूजन बाय एक्टिव सिटीजन्स। मतलब कि जो नेशनल असेंबली थी उसमें जो लोग को चुने जा रहे थे वो एक्टिव सिटीजन्स चुनते थे। और ये एक्टिव सिटीजन्स कौन थे वो उसके बारे में हम जानते हैं। ये एक्टिव सिटीज़न कौन थे, तो ये एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो कि स्पेशली मेन होते थे, 25 साल की उम्र से ज़्यादा होते थे, एबव होते थे, जो कि टैक्सेस को पे करते थे और उनके पास 3 डे टू लेबर वेजेस। मतलब कि लोगों के 3 लेबर वेजेस हुआ करते थे, 3 दिन। अब आगे क्या हुआ, रिमेनिंग द मेन एंड द वुमेन वेयर क्लासिफाइड। अब जो बचे हुए लोग थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उन्हें क्या किया गया, पैसिव सिटीजन्स के फॉर्म में रखा गया। औरतों को भी पैसिव सिटीज़न में रखा गया, बच्चों को भी पैसिव सिटीज़न में रखा गया। और उनके पास क्या थी, वोटिंग राइट्स नहीं थे। जो एक्टिव सिटीज़न थे उनके पास वोटिंग राइट्स थी और पैसिव के पास वोटिंग राइट्स नहीं थी। अब आगे क्या हुआ, अब फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उस समय कैसे थी अब वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन टू द सिटीजन, राइट सच एज द राइट टू लाइफ। अब जो सोसाइटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था फ्रांस का उसमें हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिला, राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी प्रस्ताव को रखने का अधिकार, फ्रीडम टू ओपिनियन सुझाव देने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ हर एक नियम पर इक्वालिटी, विच इज़ गिवन बाय ह्यूमन इन द बाय बर्थ एंड कुड नॉट टेकन अवे। ये जो थे हर एक इंसान को दिया गया जिसको कोई भी छीन नहीं सकता था। मतलब कि यहाँ से हमें उसके कुछ राइट्स दिए गए जिसमें फ्रांस में जिस पर फोकस करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब आगे क्या हुआ, अब आगे आता है हमारा
कुछ सिंबल्स जो थे वो इसमें दिखाए गए हैं, मतलब कि कुछ सिंबल्स थे जो कि फ्रेंच सोसाइटी में स्पेशली दिखाए गए थे। जब फ्रेंच सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इन सारे सिंबल्स को भी शो किए गए थे। जैसे द ब्रोकन चेन, एक टूटा हुआ चेन जो कि बता रहा था अब हम जो है फ्री हो चुके हैं मोनार्की से। अब द बंडल ऑफ द रोड और फिशेस, सो ये बता रहा था कि सो स्ट्रेंथ लाइज यूनिटी, ये बता रहा था कि जब हम एक साथ रहते तो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं अकेले की अपेक्षा से। द आई विथ अ ट्रायंगुलर रेडिएक्टिंग द लाइट, ये क्या था कि द ऑल सीइंग आई स्टैंड ऑन द नॉलेज, ये बताता था कि अब हमारे पास नॉलेज भी है। नॉलेज का प्रतीक को इसको सिंपल बता रहा था। अब एक और आगे था स्क्रिप्चर जो कि बता सिंबल था रॉयल पावर का। स्नैक जिस बाइटिंग इट्स ओन टेल फॉर्म अ रिंग, ये जो था सिंबल ऑफ एटर्निटी था। रेड फेर्जियन कैप, ये कैप जो था स्लेव, ये बताता था कि अब हम स्लेवरी से भी फ्री हो चुके थे। और ब्लू वाइट रेड, ये बताता था नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, मतलब कि फ्रांस का कलर भी, फ्रांस के फ्लैग का कलर जो भी है वो ब्लू वाइट रेड पर ही आधारित है। द विंग्ड वुमेन, एक ऐसी औरत जिसके पास पंख है, ये बताता था कि पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, एक टैबलेट था लॉ का जिसमें उसमें लिखा गया था फ्रांस के सारे लॉ को लिखा गया था। अब आगे देखते हैं, जैसे कि इस फिगर में सारे हमें दिखाए जा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्रोकन चेन, बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस, फिर है द आई विथ अ ट्रायंगुलर रोटेटिंग लाइट, स्क्रिप्चर जो कि रॉयल पावर को दिखा रहा है। फिर ये है द स्नेक बाइटिंग हिज ओन टेल एंड फॉर्म अ रिंग, ये जो है एटर्निटी को दिखाता था। फिर उसके बाद आता है द रेड फेरिजियन कैप, और ये रेड फेरिजियन कैप जो था ये क्या दिखाता था कि अब हम जो है स्लेवरी से आज़ाद हो चुके हैं, दासत्व से आज़ाद हो चुके थे। फिर आता है ब्लू वाइट रेड, और ये ब्लू वाइट रेड क्या था, ये जो है फ्रांस के 3 कलर में थे, जो थे थ्री कलर थे जिस पर आधारित फ्रेंच का नेशनल फ्लैग भी है 3 कलर में, ब्लू वाइट और रेड। फिर अगला है द विंग्ड वुमेन, और ये विंग्ड वुमेन जो थे ये क्या बताता है, ये बताता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, लॉ को बताता है। फिर द लॉ टैबलेट, ये लॉ टैबलेट क्या बताता था, ये लॉ टैबलेट यह बताता है कि जितने भी फ्रांस में लॉ हैं वो इसमें लिखे गए हैं। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, जितने भी लॉ हैं वो सभी के लिए बराबर है, यही जो है इसमें लिखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद।